प्रीवियस चैप्टर में गार्प को एक अनएक्सपेक्टेड फेयरवेल देने के बाद ओडा फाइनली आ चुके हैं अपने एक वीक के ब्रेक के बाद और अपने पीक चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में ओडा हमें शायद से हिंट दे देते हैं कि एनिस लॉबी के नीचे जो बड़ा सा होल है वो कैसे हुआ था। और उसी के साथ साथ मेन स्टोरी लाइन भी वापस एगेट आइसलैंड पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे हमें उसके करंट सिनेरियोस दिखाए जाते हैं। तो उन सारी चीजों के ऊपर बात करते हुए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर की ओपनिंग होती है गार्प की गायब होने वाली न्यूज पर, जहाँ पे लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है। उसमें हमें फूशा विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें माकिनो जो हमारी बारटेंडर थी वो थोड़ी चिंतित है गार्प के लिए। फिर हमें हमारे ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं जो इजीली कह देते हैं कि वो लिविंग लेजेंड है, उससे कुछ नहीं हो सकता। और उसी के साथ साथ हमें वो जो माकिनो का बेबी था उसका भी एक स्पेशल मंगा पैनल दिखाया जाता है। अब इतना स्पेशल मंगा पैनल देख के मैं इतना सोच सकता हूँ कि ओडा इस बेबी के साथ कुछ करने वाले हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। और उसी के साथ साथ जो माउंटेन बैंडिट्स है जिनका अच्छा रिलेशन था गार्प के साथ में, उनमें जो लेडी थी दादान, उनका रिएक्शन दिखाया जाता है गार्प के बारे में और वो भी बहुत चिंतित है। अगले मंगा पेज में हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ब्लू का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है क्योंकि आज तक के इतिहास में इतना ताकतवर भूकंप कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और इस भूकंप के कारण समुद्र की लपटें काफी बड़ी हो चुकी हैं और इसकी असर हमें ग्रैंड लाइन, नेवी बेस, वानो, इम्पेल डाउन, इवन मरीजवास तक भी देखने को मिल रही है। अगले मंगा पैनल में हमें पता चलता है इनू के कहने से एक नेवी शिप गई है लुलूसिया आइसलैंड के नजदीक में चेक करने के लिए कि वहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया है। और उसके अगले शॉट में हमें मदर फ्लेम की असली पावर का पता चलता है। जहाँ पे लुलूसिया आइसलैंड था वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो चुका है और इस होल का कंपैरिजन के लिए ओडा ने वहाँ पे नेवी शिप भी रखी है जो बहुत छोटी दिख रही है। अब इस होल को देख के मुझे याद आती है मेरी एक्स एनिस लॉबी। हमें पता है एनिस लॉबी वाटर होल के ऊपर बना हुआ है और शायद से ओडा यहाँ पे हमें हिंट दे रहे हैं कि जो एनिस लॉबी के नीचे बना हुआ होल है वो शायद से मदर फ्लेम की वजह से हुआ हो या फिर जब मदर फ्लेम बन रहा था अपने टेस्टिंग प्रोसेस में तब वहाँ पे उस चीज का इस्तेमाल किया गया। खैर अब ये चीज काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कामाबुका आइसलैंड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सी लेवल बढ़ने के कारण प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है और कुछ आइसलैंड तो बिल्कुल भी डूब चुके हैं। एट लास्ट हमें सीन दिखाया जाता है न्यू वर्ल्ड का, जहाँ पे ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि जो सी लेवल बढ़ा है उसकी असर न्यू वर्ल्ड तक दिख रही है और मरीन्स के मेंबर्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगले मंगा पेज में नरेटर एक्सप्लेन कर रहा होता है एगेट आइसलैंड के बाहर इतनी सारी नेवी की बैटलशिप्स आ चुकी है कि जो बस्टर कॉल को भी नीचा दिखा दे और उसी के साथ साथ इन बैटलशिप में से 20 हाई क्लास बैटलशिप्स है और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुल मिला के 30,000 नेवी के सोल्जर्स है और यहाँ पे 9 वाइस एडमिरल्स भी आए हैं। 9 वाइस एडमिरल को देखने से हमें एक चीज कंफर्मेशन मिल गई है कि डॉली भी एक वाइस एडमिरल है और उसी के साथ साथ हम डोबरमैन को भी वापस देखते हैं टाइम स्किप के बाद। और उसी के साथ साथ जो ये डबल चिन वाला पर्सन है वो शायद से हमारे जॉन द जायंट हो सकते हैं जिनको आखिरी बार हमने मरीन कोड में देखा था। अब मैं यहाँ पे शायद से गलत भी साबित हो सकता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले मंगा पैनल में हमें एडमिरल किजारू दिखाए जाते हैं जो बाकी देवी मेंबर्स के साथ में अपने नूडल्स का मजा ले रहे होते हैं और साथ साथ में वो सेंटीमारू के साथ में बात भी कर रहे होते हैं और उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जो पैसिफिस्टास की जो बीम बनी थी वो वेगापंक ने किजारू के डेविल फ्रूट के ऊपर स्टडी करके बनाई थी। वेल ये चीज़ मेरे लिए काइंड ऑफ शॉकिंग थी, काइंड ऑफ नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सर्टेन शिप में हमारे गुरुसे के मेंबर सैटन जो ब्रेड खा रहे हैं। अब ये भी काफी बढ़िया सीन है क्योंकि हमें पता है साबो के हमले के बाद से सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास में फूड सप्लाई बंद हो चुका है और उनके पास सिर्फ ब्रेड बची है और यहाँ पे सैटन का ब्रेड खाना ये चीज दिखाती है कि भाई साबो का हमला सक्सेसफुल गया है। अब जिनको नहीं पता साबो के हमले के बारे में उनको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। और उसी के साथ साथ तुम लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले मंगा पैनल में डोबरमैन आता है सैटन से मिलने और वो करंट सिचुएशंस को रिवील करता है जहाँ पे ऐसा माना जाता है वेगापंक, उसकी सारी सैटेलाइट्स और सेराफिम्स वो सब लेबोरेटरी स्टेडियम में है और उन्हीं के साथ है हमारे स्ट्रॉ हैट्स पायरेट क्योंकि वेगापंक ने ज्वाइन कर लिया है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को। और उसी के साथ साथ उस आइसलैंड पे है हमारे CP0 के एजेंट्स और जो बाकी के CP के एजेंट्स थे उनको शायद से सेंटीमारू ने कैप्चर कर रखा है। अगले मंगा पैनल में सैटर्न ऑर्डर देता है जो साइंटिस्ट एगेट आइसलैंड में से निकल चुके हैं
उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करने का, और उसी के साथ साथ ज्वेलरी बोनी की सिचुएशन के बारे में उसको पता चलता है, तो वो उसको पकड़ने का मना कर देता है। और ये चीज़ चली रही होती है, उतने में गोरोसे मेंबर्स को एक स्ट्रेंज कॉल आता है, और इस कॉल को हमारे किज़ारू और उसी के साथ साथ सैटर्न भी सुन रहे होते हैं। और ये कॉल और कहीं नहीं एगेट से आया होता है, और कॉल करने वाली और कोई नहीं योर्क होती है। और योर्क और गोरोसे मेंबर्स के बीच की कन्वर्सेशन शुरू होती है, जहाँ पे योर्क अपने प्लान के हिसाब से बताती है कि उसने स्टेला को बिट्रेल किया। उसकी तरफ सामने से गोरोसे मेंबर में से हमारे सस्ते गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अभी का सिचुएशन का क्या हल है, क्या तुम्हें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स या CP0 के मेंबर्स मिले? जिसके सामने योर्क कहती है कि मैं सर्वाइव कर गई, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे पास आइसलैंड का कंट्रोल था। और उसी के साथ साथ वो कहती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ और करना चाहते हो जो तुमने इतनी सारी बैटलशिप्स में जीत है? जिसके सामने हमारे सस्ते लिंकर कहते हैं कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है तुम्हें मारने का, पर क्या तुम हमारा एक काम कर सकती हो? क्या तुम मदर नेम का रेप्लिका ला सकती हो? और ये काम करने के लिए यॉर्क तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक डील रखती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी यॉर्क को छुएगा नहीं, और उसी के साथ साथ उसको इंस्टेंटली सेलेस्टियल ड्रैगन बना दिया जाएगा। और यॉर्क की डील के ऊपर गोरोसे मेंबर अग्री करते हैं। तभी यॉर्क कहती है कि मैं तुम्हारा ये काम कर लूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से बचाना होगा। और तभी हमें डबल पीट स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का और लेबोरेटरी के अंदर के स्टेडियम का हाल देखने को मिलता है, जहाँ पे जोरो ने यॉर्क के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखी होती है और उसाब ट्रांसपोंडर सेल के साथ में खड़ा है। और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म होता है। अब ये कन्वर्सेशन से तो हमें पता चलता है कि जो हमने लास्ट टाइम एगेड का सीन देखा था और अभी का एगेड वाला सीन दिख रहा है, उसमें एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें शायद से हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलेगा कि क्या क्या हुआ इस रात के दौरान। और उसी के साथ साथ यहाँ पे चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।